हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परमाणु व अणु, इस पाठ को हम शुरू करने वाले हैं। कक्षा 9 में जो ये चैप्टर है परमाणु व अणु, इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इस पाठ का नाम है परमाणु व अणु। सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि परमाणु होता क्या है और परमाणु के बारे में किस किस वैज्ञानिकों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं, क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले हेडिंग है हमारी परमाणु, परमाणु एटम। तो इस परमाणु के बारे में कुछ भारतीय वैज्ञानिक हुए, जैसे भारतीय एक दार्शनिक था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में यह बात कही कि यदि किसी भी पदार्थ के हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं और उस लगातार इस प्रक्रिया को करते जाए, जैसे कोई पदार्थ है उसको लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में हम कर रहे हैं और यह प्रक्रिया लगातार कर रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसके आगे उसके छोटे टुकड़े करने संभव नहीं होते। तो जब वह स्थिति आ जाएगी कि अब इस पदार्थ के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में है, जो टुकड़ा है, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो ये भारतीय दार्शनिक कणाद की बात थी कि जब भी हम किसी पदार्थ को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो एक निश्चित सीमा के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इस प्रकार पदार्थ की सबसे छोटी वह इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते और उसको भागों में विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा दार्शनिक था भारत का ही, जिसका नाम था पाकुधा कात्यायन। एक दूसरा दार्शनिक था पाकुधा कात्यायन। इसने यह बात कही कि दो या दो से अधिक परमाणु जब संयुक्त होते हैं या जुड़ते हैं तो किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। पाकुधा कात्यायन की यह बात थी कि दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसी यौगिक का या किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो ये भारतीय दार्शनिकों की बात या दार्शनिकों के मत थे। इसके बाद में एक ग्रीक दार्शनिक था डेमोक्रिटस। एक ग्रीक दार्शनिक था डेमोक्रिटस। उसने भी अभी मैंने बताया था कात्यायन की बात या कणाद की बात, इन्हीं की बातों को ही रिपीट किया था। इनकी ही बातों का रिपीट किया था कि किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। और यह बात थी ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस या लियुपियस, डेमोक्रिटस या लियुपियस की। ठीक है। ये सारी बातें दार्शनिक की बातें थी, किसी वैज्ञानिक की बातें नहीं थी जो साइंस का वैज्ञानिक था और जो इसको प्रूफ करके दिखा सके। इसके बाद में 18वीं सदी में इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 18वीं सदी के अंत में इन मतों पर जोर दिया गया। इन मतों पर वैज्ञानिक चिंतन करने के लिए वैज्ञानिकों को मजबूर किया गया। अब वैज्ञानिकों में नाम आता है एक जॉन डाल्टन और जोसेफ एल प्राउट्स का। ठीक है। अब इन वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें कही, ये बातें हमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम परमाणु की परिभाषा देखते हैं, जो कि अभी भारतीय दार्शनिकों ने बताई। उसी आधार पर हम परमाणु की सबसे छोटी सी परिभाषा याद रखेंगे कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहते हैं, इसी प्रकार किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। जैसे ये चौक है, इस चौक को मैं लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। एक टुकड़ा एक स्थिति पर ऐसा आएगा
कि इससे आगे मैं उसके और छोटे टुकड़े नहीं कर सक रहा हूं, इसका मतलब वह परमाणु है। ओके, अब परमाणु से संबंधित कुछ नियम दिए गए। परमाणु के ऊपर जैसे ही वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो परमाणु के ऊपर इन वैज्ञानिकों के मतों को या इन दार्शनिकों के मतों को वैज्ञानिकों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो गई इन मतों को पढ़कर या सुनकर। जैसे कि परमाणु जो होते हैं, जैसे मैंने बताया ग्रीक दार्शनिक था डेमोक्रिटस, ठीक है, ऐसे ही भारतीय दार्शनिक था कनाड और कात्यायन। इनकी तीनों को मतों को मिलाकर जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठे, जैसे कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, क्यों? दूसरा कि परमाणु जब आपस में क्रिया करते क्यों हैं? परमाणु आपस में मिलते क्यों हैं, संयोग करते क्यों हैं? तीसरा पॉइंट, परमाणु आपस में संयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? इसके बाद में जब संयोग हो जाता है तो क्या होता है? तो ये चारों पॉइंट इस पाठ में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि परमाणु आपस में संयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनके संयोग करने पर क्या होता है, और परमाणु की सबसे छोटी इकाई, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है कैसे। इसके लिए दो नियम दिए गए, या फिर रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम यह कहता है कि परमाणु आपस में संयोग कैसे करते हैं और इनके संयोग करने के बाद में क्या होता है। रासायनिक संयोजन का नियम था, इसको प्रतिपादित किया था जोसेफ एल प्राउस्ट, एक वैज्ञानिक था जोसेफ एल प्राउस्ट। इस वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित किया था और इस नियम में इसने यह बताया कि परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या होता है और कैसे करते हैं, संयोग के बाद में क्या बदलाव आता है। तो इससे संबंधित इस वैज्ञानिक ने दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जब भी किसी दो प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाया जाता है तो उन दोनों का द्रव्यमान जितना था उतना ही द्रव्यमान नए बनने वाले पदार्थ का बना है। इसका मतलब समझना, मान लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि कोई पदार्थ था A, इस पदार्थ को B के साथ मिलाया गया और जब एक नया पदार्थ बना AB, तो इसका और इसका दोनों का द्रव्यमान जितना था उन दोनों के द्रव्यमान के बराबर जो तीसरा पदार्थ बना है उसका द्रव्यमान भी उतना ही है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। ध्यान देना इस लाइन में, यह लाइन क्या कहना चाह रही है? यह लाइन कहना चाह रही है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई नया पदार्थ बनता है तो नए पदार्थ का द्रव्यमान पहले के उन पदार्थों के बराबर रहता है जिनसे वह नया पदार्थ बना है। जैसे एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, तुम्हारे सामने चित्र बना हुआ है। ये जो चित्र है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क। ठीक है, इस फ्लास्क में हमने कोई भी एक पदार्थ ले लिया, कोई एक विलयन लिया है। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, हम ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड, हम ले सकते हैं लेड नाइट्रेट, कुछ भी ले सकते हैं।
इसके अंदर ऊपर हमने एक कॉर्क लगाया, कॉर्क का मतलब ढक्कन। इसमें ना तो अंदर कोई जा सकता है, नहीं अंदर से किसी प्रकार का कोई पदार्थ बाहर आ सकता है। इसके अंदर हमने एक रस्सी बांधी और रस्सी बांधने के बाद में इसमें एक परख नली को बांध दिया और परख नली के अंदर हमने किसी दूसरे पदार्थ को डाल दिया, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनको हमने डाल दिया। तो एक्स विलयन के रूप में हमने मान लीजिए, एक्स विलयन के रूप में हमने ले लिया CuSO4 सोडियम क्लोराइड, और वाई विलयन के रूप में हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इनका हमने द्रव्यमान नोट कर लिया कि इनका द्रव्यमान कितना होता है। इनका द्रव्यमान कितना होता है ये नोट कर लिया। इसके बाद में इस फ्लास्क को हमने ऐसे हिला दिया, उल्टा कर दिया, हिला दिया, ताकि इस परख नली का जो भी मटेरियल था वो इसमें आ जाए और एक रासायनिक अभिक्रिया हो कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के बीच में। जैसे ही हिलाने के बाद में इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जब इसका दोबारा से द्रव्यमान किया गया तो उतना ही द्रव्यमान था जितना इनकी रासायनिक अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान था। बात आई समझ में? एक बार दोबारा समझना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश किया जा सकता है, न ही उसको सृजित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, सेम रहता है। ओके। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम क्या कहता है? देखिए, यह नियम कहता है कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो वह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। जब भी कोई यौगिक बनता है तो वह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। जब यह यौगिक बन रहा है तो उसमें जो परमाणु भाग ले रहे हैं वे परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये चौक है, इस चौक को बनाने में जो परमाणु काम में आए हैं उन परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात था जिसके कारण ये चौक बने। यदि वह अनुपात कम या ज़्यादा हो जाए तो हमें यह चौक प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार स्थिर अनुपात का नियम कहता है किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में रहते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणु सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं। कैसे समझना? उदाहरण के लिए हमने पानी लिया, जल का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, चाहे वो हाइड्रोजन कहीं पर भी हो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा 1 होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का 16, इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो हमने इसका कर दिया 2, और जबकि ऑक्सीजन 1 ही है तो ऑक्सीजन का हो गया 16। इन अनुपात को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। ये आ जाएगा 1:8। मतलब पानी का जो अनुपात है, पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वह 1:8 है। 1 हाइड्रोजन का अनुपात, 8 ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, ओके। ऐसे ही अमोनिया है। हमने अभी देखा हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। यहाँ पर NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3।
यहाँ पर 3 अमोनिया है, इस कारण हमने हाइड्रोजन का लिखा 3 और नाइट्रोजन का होता है 14, तो हमने लिखा 14। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात अमोनिया के अंदर 14:3 होता है। ओके, ये दोनों नियम पढ़ने के बाद में हम आते हैं जॉन डाल्टन की बातों पर। अच्छा, जॉन डाल्टन साहब क्या कहते हैं? डाल्टन साहब ने ये सारी प्रक्रिया देखने के बाद में कुछ अपने सिद्धांत दिए, कुछ नियम दिए। कुछ जॉन डाल्टन के परमाणु से संबंधित सिद्धांत को परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और जॉन डाल्टन ने भी यही बातें कही कि किसी भी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, या किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो रहे हैं, वह परमाणु है। और परमाणु के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, इन गुणों को उसने अपने सिद्धांत परमाणु सिद्धांत में दर्शाया। अब परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बातें जॉन डाल्टन ने कही, ये सुनना। पहली बात जॉन डाल्टन की थी कि किसी भी पदार्थ को यदि हम लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद में हमें एक ऐसा कण प्राप्त होता है कि उसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वह परमाणु है। पहली बात थी ये, वही बात जो महर्षि कणाद और कात्यायन ने बोली थी। दूसरी बात ये थी कि जब भी हम परमाणुओं को आपस में संयोग करवाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। तो परमाणुओं के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ या यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और क्या क्या बातें थी कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जितने भी पदार्थ इस दुनिया में हम देख रहे हैं वो सारे किसी न किसी प्रकार के पदार्थ से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान व उनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन का एक परमाणु था, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। हाइड्रोजन के अलग गुण हैं, हाइड्रोजन के अलग रासायनिक गुण हैं, अलग द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के अलग गुण हैं, अलग द्रव्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान व उनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण व द्रव्यमान समान होते हैं। अच्छा, अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि एक ही परमाणु के, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इस हाइड्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइड्रोजन अपने गुणों को हमेशा सेम रखता है। हाइड्रोजन के सभी परमाणु या फिर किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं के गुण व द्रव्यमान समान होते हैं। भिन्न भिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जॉन डाल्टन ने कुछ अपने परमाणु सिद्धांत में 4-5 बातें कही थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर हम परमाणु की संरचना को समझने में ये सारी बातें बहुत ही कामयाब रहेगी। इस कारण ये सारी बातें बहुत ही बेसिक है। इन सारी बातों को जानना इस चैप्टर को आगे समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसलिए इन सारी बातों को, इन सारे जो भी लिखा हुआ है नोट्स को तुम नोट्स कीजिए। इसके आगे हम आगे बताते हैं। हमने देखा कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में परमाणुओं के बारे में क्या क्या बातें कही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु क्या है। परमाणु को यदि हम देखें तो कैसा दिखाई देता है। परमाणु की अगर हम बात करें तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं एक बिल्डिंग का। जैसे एक ईंट से यानी रेत से ईंट बनाई जाती है, मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, ईंट से एक दीवार खड़ी की जाती है और उस दीवार से एक कमरा बनता है।
और बहुत सारे कमरों से एक बिल्डिंग बनती है। तो यदि हम ये कहें कि उस बिल्डिंग की संरचनात्मक इकाई क्या थी, तो वो बिल्डिंग पूरी ईंटों से बनी हुई है। ईंट रेत से मिलकर मिट्टी से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी के कण जो है वो परमाणु है। इन परमाणुओं का आकार कितना होता है, परमाणु कितने बड़े हो सकते हैं साइज में? ध्यान देना, परमाणुओं के आकार को हम नैनोमीटर में मापते हैं, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। कुछ अलग अलग आकार की चीज़ें हम नैनोमीटर में देखते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर का अर्थ है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब ये हुआ कि यदि हम 1 मीटर के 10⁹ के बराबर हिस्से कर देंगे तो हमें 1 नैनोमीटर मिलेगा। ठीक है, कुछ और उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या होती है। हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसका आकार 10⁻8 मीटर होता है। रेत का कण, जिसे हम देख सकते हैं, 10⁻4 मीटर होता है। चींटी 10⁻3 मीटर, और एक सेब जो है वो 10⁻1 मीटर होता है। ओके, इसकी त्रिज्या की बात चल रही है। अब हम देखते हैं तत्वों के प्रतीक। तो प्रतीक का मतलब क्या है? प्रतीक का मतलब होता है कि किसी भी तत्वों का हम ऐसे रूप में प्रदर्शित कर देते हैं कि या तो वह उनका अंग्रेजी का नाम हो या वह उनके आकार को प्रदर्शित कर रहा हो। देखना, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इन तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया, और जॉन डाल्टन ने जो प्रतीक बनाए थे तत्वों के, वो एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। एक परमाणु को, जैसे जॉन डाल्टन ने जो प्रतीक दिए थे वो इस प्रकार दिए थे। हाइड्रोजन, सल्फर का प्रतीक ऐसा दिया था। फेरस यानी आयरन का प्रतीक ऐसा था। पोटेशियम का प्रतीक ये था। हाइग्रेम यानी मरकरी का प्रतीक ये था। और ओरम यानी गोल्ड, सोने का प्रतीक ये था। इसके बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आया, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने भी तत्वों के प्रतीक दिए, और इन्होंने अपने तत्वों के प्रतीकों के रूप में उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले 2 अक्षर चुने। ठीक है, जैसे हम बात करें कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में CO, कोबाल्ट में CO, एल्यूमिनियम Al, हाइड्रोजन H। बर्जीलियस की इस तत्वों की प्रणाली में यह बात इंपॉर्टेंट थी कि जिन तत्वों के नाम 2 अक्षर से बनते हैं उसमें पहला अक्षर कैपिटल रहेगा और दूसरा अक्षर या उसके बाद आने वाले अक्षर स्मॉल लेटर में रहेंगे, छोटे रहेंगे। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं। एल्यूमिनियम को हम एल्यूमिनियम में बड़ा L नहीं लिख सकते। ऐसे ही कोबाल्ट में CO, यहाँ पर हम बड़ा O नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरी बात बर्जीलियस की थी ये कि कुछ नाम इन्होंने अंग्रेजी से शुरू होने वाले 2 अक्षरों के रूप में लिख दिए, जबकि कुछ नाम इन्होंने लैटिन या ग्रीक भाषा से लिए थे। ठीक है, लैटिन या ग्रीक भाषा से लिए, जैसे आयरन। आयरन का अगर हम नाम देखें तो A से शुरू होने वाला था, जबकि यहाँ पर है Fe, क्योंकि इसका जो प्रतीक है उसने ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से लिया है, जिसका नाम है Fe, फेरम। ऐसे ही सोडियम का S से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, Na, नेट्रियम। ऐसे पोटेशियम का K का मतलब होता है कैलियम। इस प्रकार बर्जीलियस ने अपने तत्वों का प्रतीक का निर्धारण किया। एक संस्था है जिसे हम कहते हैं IUPAC।
IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह एक संस्था काम करती है जब भी कोई वैज्ञानिक यदि किसी तत्व को नाम देता है या उस तत्व का प्रतीक बनाता है तो यह संस्था उसे वेरीफाई करती है और आगे के लिए लागू करती है। हमने तत्वों का प्रतीक देखा और तत्वों के आकार देखे। अब देखिए, जब परमाणु इतना छोटा है तो हम इसके बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि इन्हीं परमाणुओं से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा विश्व बना हुआ है। इस कारण हम परमाणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। परमाणुओं के प्रतीक तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद में हम परमाणुओं से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी इतना नोट कीजिए, आगे की चीज़ें इसके बाद में देखते हैं। यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए आपके, वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।